India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदूषित जल और मौत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर प्रशासन को मरीजों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जस्टिस एम.एस. सोनक होंगे झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस संगम कुमार साहू होंगे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस सोमेन सेन केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नस्लीय हमले पर सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश की याचिका। उत्तर पूर्वी राज्यों के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव रोकने की मांग। विशेष पुलिस इकाइयों के निर्देश की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा। अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश। सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दिया गया निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के सेवन से हुई मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार होने की गंभीर घटना पर इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी द्वारा दायर जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने इस त्रासदी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से मृतकों और वर्तमान स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सरकार को यह रिपोर्ट 2 जनवरी तक न्यायालय में पेश होनी होगी। हाईकोर्ट में दूषित पेयजल मामले में 2 याचिकाएं लगी हैं। भागीरथपुरा में हुई मौतों में एक महिला का पोस्टमार्टम किया गया। बाकी सभी को स्वास्थ्य विभाग प्रारंभिक तौर पर सामान्य मौतें बता रहा, लेकिन बाद में 4 मौतों की वजह डायरिया बताई गई है। सच्चाई ये है कि अब तक दूषित पेयजल से 15 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 9 महिलाएं, 6 पुरुष और एक नवजात शामिल है। वहीं सरकार ने जहरीले पानी के मामले में अपर आयुक्त को हटाने का निर्देश दिया है। रितेश इंसानी द्वारा दर्ज याचिका में शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी। मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुबह याचिका पेश होने के कुछ ही घंटों के भीतर यह निर्णय सुनाया। यह आदेश नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मौतों का सिलसिला 28 दिसंबर से शुरू हो चुका था, लेकिन पहली रिपोर्ट 2 जनवरी को आई, जिसमें पेयजल दूषित बताया गया। मौतों की वजह का खुलासा रिपोर्ट में शामिल नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया की वजह से 4 मौतें रिकॉर्ड की हैं। इंदौर में जब मुख्यमंत्री आए तो उन्हें भी अफसरों ने 4 मौतें ही बताई, जबकि बस्ती में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम.एस. सोनक की झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 18 दिसंबर 2025 को आयोजित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में हो गई है। सिफारिश के बाद हुई है। जस्टिस सोनक झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे, जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विकास की जानकारी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की और कहा कि जस्टिस सोनक की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया है। इसी तरह केंद्र सरकार ने मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस सोमेन सेन को केरल हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की अधिसूचना भी जारी की है। जस्टिस सेन 9 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नितिन मधुकर जामदार के उत्तराधिकारी होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। जस्टिस सोना का जन्म 28 नवंबर 1964 को हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को हाई स्कूल पणजी गोवा से पूरी की है। उन्होंने थेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएमसी की डिग्री और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ पणजी से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। जस्टिस सोनक ने 1988 में वकालत शुरू की और बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी पीठ में सिविल, संवैधानिक, पर्यावरण, श्रम और कर कानूनों में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्हें 21 जून 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। देहरादून में उत्तर पूर्वी लुक के कारण नस्लीय हमले का शिकार हुए 24 साल के स्टूडेंट की दुखद मौत के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में जब तक कोई कानून नहीं बन पाता तब तक अंतरिम व्यापक गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई है ताकि नस्लीय टिप्पणी को हेट क्राइम का हिस्सा माना जाए और इसे दंडनीय बनाया जाए। इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर नोडल एजेंसियों की भी मांग की गई है जहां ऐसे नस्लीय मकसद वाले अपराधों की रिपोर्ट की जा सके। याचिकाकर्ता ने हर जिले क्षेत्र में नस्लीय अपराधों से निपटने के लिए समर्पित विशेष पुलिस इकाइयों के निर्देश देने की भी मांग की है। साथ ही नस्लीय भेदभाव से मुद्दों को संबोधित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में वर्कशॉप और बहस आयोजित करने की भी मांग की है। त्रिपुरा के एक एमबीए स्टूडेंट एंजल चकमा पर हाल ही में देहरादून के सेलाकुई में उनके उत्तर पूर्वी लुक के कारण हमला किया गया। दावों के अनुसार जब वे खरीदारी कर रहे थे तो चकमा और उनके भाई को पुरुषों के एक समूह ने सिर्फ उनके उत्तर पूर्वी लुक के कारण नस्लीय टिप्पणियों और अपमानजनक गालियों का सामना करना पड़ा। समूह हिंसक हो गया और भाइयों को चाकू मारकर और पीटकर छोड़ दिया। लगभग 14 दिनों तक इंटेंसिव केयर में रहने के बाद चकमा, जिन्हें गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थी, 27 दिसंबर को उनका निधन हो गया। इस घटना के आधार पर यह पीआईएल दायर की गई जिसमें नस्लीय मकसद वाले अपराधों से निपटने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई, जिसे हमारा कानून वर्तमान में सामान्य अपराधों के बराबर मानता है, जिससे मकसद को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक गंभीरता को कम किया जा रहा है और दंड से मुक्ति के पैटर्न को बढ़ावा दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि चकमा की मौत कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी छात्रों और मजदूरों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का एक पैटर्न रहा है, जिसे केंद्र सरकार ने संसदीय जवाबों में स्वीकार किया है, लेकिन फ्रेमवर्क में इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में निर्धारित प्रकृति के अंतरिम दिशा निर्देशों की मांग करता है। यह दावा किया जाता है कि नस्लीय भेदभाव और हिंसा सीधे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 और 21 उल्लंघन करते हैं और सभ्यता विरोधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई किराएदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि कौन सी जगह मकान मालिक की सही जरूरत के लिए सही मानी चाहिए और ना ही किराएदार इस बात पर जोर दे सकता है कि मकान मालिक किराएदार द्वारा बताई गई किसी दूसरी जगह से बिजनेस शुरू करे। मकान मालिक द्वारा दायर अपील को मंजूर करते हुए कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसने ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय कोर्ट के एक जैसे फैसलों को पलट दिया था, जिसमें मुंबई के कमाठीपुरा में एक गैर आवासीय जगह से किराएदार को निकालने का आदेश दिया गया था। यह बेदखली का मुकदमा मुंबई के नागपाड़ा कमाठीपुरा में एक प्रॉपर्टी के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कमर्शियल जगह से जुड़ा हुआ था।
मकान मालिक ने अपनी बहू के लिए बिजनेस शुरू करने की सही जरूरत के आधार पर बेदखली की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय कोर्ट दोनों ने मकान मालिक के मामलों को स्वीकार किया और बेदखली का आदेश दिया। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिविजनल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए दलीलों और सबूतों की विस्तृत जांच के बाद इन एक जैसे फैसलों को पलट दिया। कहा कि मकान मालिक की जरूरत सही नहीं थी। हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पाया कि रिविजनल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। बेंच ने कहा कि रिवीजन में सबूतों का बहुत बारीकी से दोबारा मूल्यांकन करना सही नहीं है, खासकर जब दो अदालतों ने एक साथ मकान मालिक के पक्ष में फैसले दिए हों। सही जरूरत के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक ने खासतौर पर ग्राउंड फ्लोर की जगह मांगी जो कमर्शियल है अपनी बहू के बिजनेस के लिए। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिला रिहायशी है, इसलिए उन्हें सही विकल्प नहीं माना जा सकता। किराएदार ने तर्क दिया कि मकान मालिक के पास दूसरी जगह उपलब्धि है और उसने मुकदमे के दौरान एक कमरे के लिए कमर्शियल बिजली कनेक्शन भी ले लिया है। इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, ऐसे कारक मकान मालिक की सही जरूरत को खत्म नहीं कर सकते हैं, देखते हुए कि किराएदार लगभग 5 दशकों से उस जगह पर रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति खाली करने के लिए 30 जून 2026 तक का समय दिया। यह विस्तार इस शर्त पर दिया कि 1 महीने के भीतर बकाया किराया चुकाया जाए, मासिक किराया लगातार दिया जाए और बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक सामान्य वचन पत्र दाखिल किया जाए। कोर्ट ने इंसाफ किया कि इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर मकान मालिक तुरंत आदेश को लागू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक नाइट क्लब की महिला कर्मचारी पर हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मामले के अनुसार 15 नवंबर को एक नाइट क्लब की महिला कर्मचारी ने अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद लिफ्ट में हमले का सामना किया। आरोपी व्यक्ति ने कथित तौर पर नशे की हालत में महिला पर लेजर टॉर्च से हमला किया और उसके सिर पर मारा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे गाली दी और उसके पेट पर मारा, जिससे महिला का गर्भपात हो गया। महिला उस समय अपनी गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में थी। सेशन कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि पुलिस ने BNSS की धारा 35(3) और 48 का पालन नहीं किया। हालांकि हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जमानत तकनीकी आधार पर दी गई, जबकि आरोपी ने मेरिट के आधार पर राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सेशन कोर्ट ने जमानत देते हुए मेरिट के आधार पर विचार नहीं किया। कोर्ट ने आरोपी को 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने और ट्रायल कोर्ट में मेरिट के आधार पर जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और उसे जमानत पर रिहा करने से पहले मेरिट के आधार पर विचार करना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को जमानत याचिका पर तेजी से और 1 सप्ताह के अंदर फैसला करना चाहिए। इस मामले में आरोपी के वकील ने दलील दी कि यह जबरन वसूली का मामला था और महिला की भाभी ने आरोपी को कई कॉल कर 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और उसे जमानत पर रिहा करने से पहले मेरिट के आधार पर विचार करना आवश्यक है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए आरोपी की जमानत रद्द कर दी और उसे 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया। यह मामला महिलाओं के खिलाफ हिंसा और गर्भपात के मुद्दे पर महत्वपूर्ण है और इसने कानून व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है, जिसमें मौखिक दलीलों के लिए स्पष्ट और अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। इस SOP के तहत सीनियर वकीलों, बहस करने वाले वकीलों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को सुनवाई शुरू होने से कम 1 दिन पहले मौखिक दलीलों के लिए प्रस्तावित समय सीमा अदालत को बतानी होगी। यह जानकारी ऑनलाइन अपीयरेंस स्लिप पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी
सीनियर एडवोकेट, बहस करने वाले वकील और संबंधित एओआर की संयुक्त होगी। एसओपी में ये भी कहा गया कि लिखित प्रस्तुतियों को सीमित किया गया है। इसके तहत अधिकतम 5 पन्नों की एक संक्षिप्त लिखित दलील या नोट सुनवाई की निर्धारित तिथि से कम 3 दिन पहले दाखिल करना अनिवार्य होगा। यह लिखित प्रस्तुति विपक्षी पक्ष को पहले से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सभी वकीलों को अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा और मौखिक बहस उसी निर्धारित समय के भीतर समाप्त करनी होगी। यह कदम लंबी, दोहरापूर्ण और अनावश्यक मौखिक दलीलों पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। इस नए दिशा निर्देश को सुनवाई की प्रक्रिया को अधिक अनुशासित, केंद्रित और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे न केवल अदालत का समय बचेगा बल्कि लंबित मामलों के निपटारे में भी तेजी आने की उम्मीद है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि निवारक हिरासत कानून कठोर है और राज्य इसका उपयोग राजनीतिक अंकगणित तय करने या असंतुष्ट आवाजों को दबाने के लिए नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पी. धनबाल की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को हिरासत की शक्ति का प्रयोग कम से कम और अत्यधिक सावधानी के साथ करना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि जब भी यह स्थापित हो कि हिरासत का उपयोग अच्छे विश्वास में नहीं किया गया है, तो अदालतों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, हिरासत कानून राजनीतिक अंकगणित तय करने या असंतुष्ट आवाजों को दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। निवारक हिरासत कानून कठोर है। निष्पादन प्राधिकारी के पास कारावास लगाने की शक्ति है, इसलिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति का प्रयोग कम से कम और अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी यह स्थापित हो कि हिरासत का उपयोग लापरवाही से, बाहरी विचारों के साथ या राजनीतिक अंकगणित तय करने के लिए किया गया, तो राज्य को संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, किसी भी लापरवाही, प्रेरणा, बाहरी विचार, राजनीतिक अंकगणित तय करने या असंतुष्ट आवाज को दबाने के लिए यदि तथ्यों और दस्तावेजों के माध्यम से स्थापित किया जाता है, तो संबंधित हिरासत प्राधिकारी पुलिस प्राधिकारी को राज्य द्वारा प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन किया जाना चाहिए। इस मामले में एक यूट्यूबर और जांच पत्रकार बराकी को तमिलनाडु गुंडा अधिनियम के तहत यौन अपराधी के रूप में हिरासत में लिया गया था। बराकी की पत्नी ने एक बंदी प्रत्यक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बराकी को प्रतिशोध के तहत हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वह राज्य में अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ असंतुष्ट आवाज उठा रहा था। कोर्ट ने मामले की जांच के बाद पाया कि बराकी के खिलाफ 5 प्रतिकूल मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन जांच को सीबीसीआईडी विंग को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने पाया कि मामले दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि एक अन्य मामले में जमींदार किराएदार विवाद था, जिसे किराया नियंत्रण अदालत द्वारा हल किया जा सकता था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बराकी को 12 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, जब तक कि उनकी उपस्थिति किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो। कोर्ट ने बराकी को 1 लाख रुपए के निजी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि प्रतिवादी पवन कल्याण के नाम, शक्ल, आवाज और इमेज का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना कमर्शियल फायदे के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि ऐसे अनाधिकृत इस्तेमाल से पवन कल्याण को अपूरणीय क्षति हो सकती है। पवन कल्याण एक प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता हैं, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह जनसेना पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं और अपने अभिनय और राजनीतिक करियर के लिए जाने जाते हैं। पवन कल्याण ने अपने अभिनय करियर में कई सफल फिल्में दी हैं, जिनमें गब्बर सिंह, अत्ता निरक्की, दैरंडी और वीकेल साहब शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
कोर्ट ने सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी निर्देश दिया कि वे पवन कल्याण के मुकदमे को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत शिकायत के रूप में माने। यह आदेश उन मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है जहां हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया जाता है। पवन कल्याण के अलावा कोर्ट ने हाल ही में अन्य हस्तियों जैसे सुनील गावस्कर, आर माधवन और NTR जूनियर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए भी इसी तरह के आदेश पारित किए हैं। इस आदेश के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। यह आदेश न केवल पवन कल्याण के लिए बल्कि अन्य हस्तियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संरक्षण के रूप में काम करेगा। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.